Welcome back guys in our YouTube channel The Self Sufficient Classes। सिंधु सभ्यता की सीरीज में हम अगला टॉपिक सिंधु सभ्यता के समय में जो विज्ञान एवं तकनीकी थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में किस तरह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु सिविलाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम वहाँ उस समय जो मूर्ति कला थी उसके बारे में पढ़ेंगे और भवन निर्माण कला थी उसके बारे में पढ़ेंगे, चित्रकला थी उसके बारे में, संगीत एवं नृत्य कला और ये ताम्र पत्र निर्माण कला इसके बारे में पढ़ेंगे, मोहर निर्माण कला के बारे में पढ़ेंगे और ये धातु निर्माण कला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समय जो भवन निर्माण कला थी वो किस स्तर की थी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जो उत्खनन करवाए गए सिंधु सभ्यता में, जो कि इंडिया में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में फैली हुई थी, तो वहाँ से जो विभिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह माना जा सकता है कि सिंधुवासी भवन निर्माण में विशेष रूप से दक्ष थे। अर्थात वो जो भवन बनाते थे वो आज जो वर्तमान में हम भवन बनाते हैं हमारे बड़े बड़े शहरों में, जैसे इंदौर है, दिल्ली है, मुंबई है, चंडीगढ़ है, तो इस तरह के भवन वहाँ पे रहे होंगे, ऐसा उन अवशेषों से हमें ज्ञात होता है। तो वहाँ पे जो भवन थे तो उनमें की जो विशेषताएं थी, तो ये विशाल इस अन्नागार, अर्थात जो भवन बनाए जाते थे उनके पास में ही उनके अंदर अन्नागार बनाए जाते थे जहाँ लोग अनाज को संग्रहित करते थे। और यहाँ के जो मकान है वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से होते थे और वहाँ पर सभी प्रकार की आधुनिक व्यवस्थाएं होती थी, जैसे कि किचन हो गया, कोर्टयार्ड हो गया और वेंटिलेशन वगैरह की ये पूरी सुविधा उन पे उपलब्ध होती थी। और यदि वहाँ के जो नगर देखें, जैसे कि मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, तो सुनियोजित नगर थे, अर्थात प्लान्ड तरीके से बसाए गए थे। ऐसा लगता था कि पहले इन नगरों की एक अच्छा प्लान तैयार किया गया है, योजना तैयार की गई है, इसके बाद फिर इनको बनाया गया है, बसाया गया है। जैसे कि एक सीन है वहीं सिंधु सभ्यता का जो एक प्रकार से ड्राइंग के तौर पर तैयार किया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरह के भवन वहाँ पर रहे होंगे। और ये देख सकते हैं, ये मतलब एक मंजिला ही नहीं, 2 मंजिला भवन भी वहाँ से देखने को मिले हैं ऐसे। तो इस प्रकार के भवन जो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, जहाँ से अर्बनाइजेशन की स्टार्टिंग हुई, अर्थात पहला नगरीकरण हुआ, वहाँ पर इस प्रकार के भवन थे। अब हम अगला देखेंगे मूर्ति कला। ये उस समय मूर्ति कला, यानी जो वर्तमान में भी आज हम विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं जिसमें धातु होती है, मिट्टी होती है और पत्थर, इन सब का यूज करते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग भी धातु है और पत्थर है जिसको पाषाण कहते हैं, मिट्टी है, इनका उपयोग करके विभिन्न प्रकार की आकर्षक मूर्तियां बनाते थे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो कांस्य मूर्ति जो मिली है, जो कि एक नर्तकी की है, ये आपको ये फोटो में बता दी। ये तो ये मूर्ति को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना सटीक वहाँ का जो ये मूर्ति कला थी वो कितनी सटीक थी। अगला टॉपिक देखते हैं धातु कला। धातु कला में जैसे उस समय जो ज्ञात धातुएं थी, सबसे पहले जैसे कॉपर का ही नॉलेज हुआ सिंधुवासियों को, तो उससे जो आभूषण बनाते थे, आभूषण में तांबा, सोना, चांदी, इन सब धातुओं का यूज होता था। साथ ही जो धातु के बर्तन बनाए जाते थे उनमें नक्काशी की जाती थी, अर्थात डिजाइन निकाले जाते थे। अब हम अगला वहाँ का जो कला है वो चित्रकला है। चित्रकला में देखें तो बर्तन है,
मुहर है, भवन है। तो ये जो भवन वगैरह वहाँ के होते थे उनमें विभिन्न प्रकार की पेंटिंग की जाती थी, दीवार में पेंटिंग होती थी, और बर्तन होते थे तो उनमें मुहर बनाई जाती थी। जैसे वर्तमान में बर्तनों में जैसे किसी गॉड की या गॉडेस की प्रतिमा बनाई जाती है। साथ ही वहाँ के जो निवासी थी उनके द्वारा प्राकृतिक दृश्य होते हैं, जैसे वर्तमान में हम नेचुरल सीन्स लेते हैं, फोटो लगाते हैं, और जीव जंतु थे, इन सब के सीन भी या चित्र सिंधु वासियों के द्वारा बनाए जाते थे। अगला उनका जो कला है वो है संगीत एवं नृत्य कला। तो संगीत एवं नृत्य कला में हम देखेंगे कि उनमें उस समय तबले और ढोलक या ढोल के उपयोग होने के प्रमाण वहाँ से प्राप्त होते हैं। और फिर साथ ही देखेंगे कि ये जो नर्तकी की मूर्ति है, जो कि मतलब डांस करते हुए अवस्था में देखी गई है, तो इसमें हम देखते हैं कि वहाँ के लोग संगीत एवं नृत्य में विशेष रूप से लगाव रखते थे। जैसे वर्तमान में ऐसा कह सकते हैं, क्लब वगैरह होते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं और इंटरटेनमेंट के उद्देश्य से अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। तो ऐसे सिंधुवासी भी इस तरह की संगीत एवं नृत्य कला को विशेष रूप से पसंद करते थे। अब अगला जो हेडिंग है उसमें हम ताम्रपत्र निर्माण कला देखेंगे कि जो ताम्रपत्र निर्माण कला अर्थात उनकी जो लिपि थी, उनकी कुछ विशेष एक्सपीरियंस थे या विशेष चीज़ें थी जिनको वो लिखा करते थे, तो उसके लिए वो ताम्रपत्र का उपयोग करते थे, जो कि तांबे की एक प्लेट होती है उसमें वो लिखते थे। तो आकार देखा जाए कैसा था, तो वर्गाकार आकार होता था और मनुष्य एवं पशुओं की आकृतियां एक साइड पे अंकित की जाती थी और दूसरी ओर लेख लिखे जाते थे जो उसमें लिखना होता था। और हम अगला यहाँ से देखेंगे जो हेडिंग है, ये है मुहर निर्माण कला। तो सिंधु सभ्यता में वैसे वर्तमान की तरह जैसे कॉइन्स यूज होते हैं तो ऐसे कॉइन्स तो नहीं यूज होते थे, लेकिन यहाँ पे एक मतलब आई कार्ड के तौर पर या जो विशेष वहाँ के उच्च वर्ग में रहने वाले लोग थे जिनका प्रशासन में उच्च पद पर रहे होंगे, राजनीति में प्रभाव रहा होगा, तो उन लोगों को यहाँ की एक प्रतीक के तौर पर विभिन्न प्रकार की मुहरें प्रदान की जाती थी, जो कि पत्थर का उपयोग करके, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पत्थर होते थे उनका उपयोग करके बनाई जाती थी। और इनका जो आकार था वो गोलाकार था। कुछ ऐसी भी मुद्राएं मिली हैं जो वर्गाकार हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंधु सभ्यता की मुहर है जो कि स्क्वायरल शेप में है, वर्गाकार है। अब हम अगला टॉपिक इसमें देखते हैं, ये है राजनैतिक स्वरूप, अर्थात उस समय के जो लोग थे, समाज था, तो उसका राजनैतिक स्वरूप क्या था। जैसे सिविलाइजेशन की जो स्ट्रक्चर था और प्रोग्रेस थी, और यहाँ पे जो अवशेष मिले बहुत ही मतलब अच्छे भवनों के, अच्छी लिविंग स्टाइल के, फूड के, तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी रही होगी। और ये भी देख सकते हैं कि एक लंबे समय तक ये सिविलाइजेशन चली, लगभग 25 BCE में, मतलब अपने क्लाइमैक्स पर थी, जो जाके 1500 BCE तक चलती है। तो लगभग 1000 साल तक ये विकसित स्वरूप में रही। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो राजनीतिक स्वरूप है वो बहुत अच्छा रहा होगा, ड्यूरेबल रहा होगा, तभी बहुत सारे लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में बांधे रखा जा सका है। तो राजनीतिक स्वरूप में देखा जाए तो जैसे ये तो हम कहते हैं कि हमारा जो पहली सिविलाइजेशन थी वो मातृ प्रधान थी। तो मातृ प्रधान थी तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से मातृ प्रधान थी, अर्थात समाज में, परिवार में माता का प्रभाव था। लेकिन राजनीति में देखा जाए तो पितृ प्रधानता ही थी, अर्थात पुरुष प्रधान थे कि राजनीति में जो प्रधान है या जो भी वहाँ का मुख्य पदाधिकारी होता था राजनैतिक, वो पुरुष वर्ग से ही होते थे। जैसे ये एक इसी में मूवी बनी है मोहनजोदाड़ो, तो उसमें ये रोल दिखाया जाता है। तो उसमें प्रधान होते हैं, तो प्रधान या फिर अन्य जो
समितियां होती हैं, उनके प्रमुख होते हैं, वो सभी पुरुष ही होते हैं, उनमें कोई भी महिला नहीं होती है। तो यहाँ के जो राजनीतिक स्वरूप है, इसके बारे में एक स्टेटमेंट पिगट के द्वारा दिया गया है, जो है कि शासन की अपरिवर्तनशीलता एक धर्मनिरपेक्ष शासन के स्थान पर एक धर्म प्रधान शासन की ओर संकेत करती है। अर्थात जैसे हम ऐसा दावा करें कि जो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी तो वो धर्मनिरपेक्ष थी, तो ऐसा नहीं है। पिगट का मानना है कि यहाँ पर भी कोई एक धर्म रहा होगा जिसमें बहुत सारे लोग जो वहाँ के वासी थे वो बंधे रहे होंगे, और उसके अकॉर्डिंग उनका रहन सहन, पूजा पाठ होता रहा होगा। और ये भी पिगट के द्वारा ही कहा गया कथन है कि मोहनजोदाड़ो और हप्पा ये सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो कि पीसीएस एग्ज़ाम में या यूपीएससी के एग्ज़ाम में, साथ ही कभी कभी जो अन्य स्टेट्स के एग्ज़ाम होते जैसे व्यापम है, इन एग्ज़ाम में भी ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कि नगर योजना एवं वास्तुकला, अर्थात यहाँ पे टाउन प्लानिंग कैसी थी और यहाँ का वास्तुकला कैसी थी, आर्ट ऑफ बिल्डिंग। तो इसमें हम देखेंगे नगर योजना, टाउन प्लानिंग कैसे की जाती थी, भवन निर्माण, यहाँ के जो भवन थे वो कैसे थे, और फिर ये जो एक विशेष यहाँ की स्मारक मिला है मोहनजोदाड़ो से जिसको सार्वजनिक स्नानागार कहा जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं नगर योजना, सिंधुवासी थे तो उनकी जो टाउन प्लानिंग थी, अर्थात जैसे वर्तमान में बहुत सारी कॉलोनियाँ बसाई जाती हैं जिसमें किसी एक या एक समूह का योगदान होता है, उसको प्लान तरीके से बसाया जाता है, फिर वो जो प्लॉट्स होते हैं उनको लोगों को बेचा जाता है या किराए से दिया जाता है। तो यहाँ के जो अवशेष प्राप्त हुए सिंधु सिविलाइजेशन के, उनकी रिसर्च और उनका गहन अध्ययन करने के बाद पुरातत्ववेत्ता मेके लिखते हैं कि उन अवशेषों को देखकर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि ये लंकाशायर, जो कि इंग्लैंड का वर्तमान में एक प्रांत है, किसी आधुनिक नगर के अवशेष हैं। अर्थात इतने अच्छे तरीके से मकान बनाए थे जिसको देखकर ये लगता है कि इंग्लैंड जैसे देश में जो शहर बने हुए हैं उनके अवशेष, ऐसा सिंधु सिविलाइजेशन के जो मकान हैं उनके अवशेष को देख करके लगता है। अब कैसे ये योजना बनाई जाती रही होगी, तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि उस समय इंजीनियर्स रहे हों, वो पहले पूरी प्लानिंग बनाते रहे हैं कि कहाँ से सड़क जाएगी, उसकी लेंथ कैसी रहेगी, ब्रीथ कितनी रहेगी, और फिर किस जगह से किस जगह तक मकान बनाए जाएंगे, उनके बीच का कितना डिस्टेंस रहेगा, ये पूरा ऐसा प्लान करके ही बनाया जाता रहा होगा। जब इस तरह की बिल्डिंग्स जो कि वर्तमान में लंकाशायर इंग्लैंड में देखने को मिलती है उनसे इनकी तुलना की जा सकती है। और यहाँ की जो सड़कें होती थी वो कच्ची सड़कें होती थी जो कि योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाती हैं। ऐसा मतलब इतिहासकारों का मानना है कि पहले सड़कें बनाई जाती थी, नालियाँ बनाई जाती थी, इसके बाद फिर एक लैंड सेगमेंट या जिसको कह सकते हैं प्लॉट अलॉट किए जाते थे, तो लोग उसमें अपने अपने घर बनाते थे। और बाढ़ जैसी स्थितियों से बचने के लिए एक ऊंचा टीला होता था जो जहाँ पर विशेष वर्ग निवास करता था, उस ऊंचे टीले में चबूतरे होते थे और चबूतरों के ऊपर फिर मकान बनाए जाते थे। और जैसे आज हम पर्यावरण को लेकर इतनी जागरूकता, संवेदनशीलता दिखाते हैं, तो ये संवेदनशीलता न केवल मतलब आज जो हम पर्यावरण नुकसान को देख रहे हैं तब ऐसी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, उस समय इतना अच्छा पर्यावरण होने के बावजूद भी सिंधु सिविलाइजेशन के लोग वृक्षारोपण करते थे। जैसे आज रोड के दोनों साइड वृक्षारोपण किया जाता है, ऐसे ही उस समय रोड के दोनों साइड में वृक्षारोपण किया जाता था। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारी सिविलाइजेशन में
जो पेड़ थे उनका विशेष महत्व अर्थात पर्यावरण का विशेष महत्व था और उसका सम्मान भी करते थे। और जैसे वहाँ पे मकान बने थे, मकान के जस्ट सामने चबूतरा होता था, जो मतलब मकान जिस उसी चबूतरे में बना होता था, और आगे कुछ चबूतरा ऐसे खाली छोड़ दिया जाता था जिसका उपयोग दुकान वगैरह लगाने में किया जाता था। जैसे कोई वहाँ पे व्यापारी वर्ग आता था तो वो ऐसे चबूतरे बने होते थे तो वहाँ पर अपना सामान रख करके उसको बेचता था। नालियाँ देखें तो एकदम जैसे वर्तमान में बड़े बड़े शहर हैं, नालियाँ इतने अच्छे तरीके से बनाई जाती थी कि जो मकान में उपयोग होने वाला पानी है उपयोग के बाद ठीक तरह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल सके। और इन नालियों को ऐसे जैसे वर्तमान में हम नालियां ढक देते हैं पत्थर के चीपा का उपयोग करके, ऐसे ही उस समय इनको ढक दिया जाता था। और जो नालियां बनाने में उपयोग किया जाता था मटेरियल का वो था पत्थर, ईंट और चूना। चूना मतलब सीमेंट, जैसे वर्तमान में चूना पत्थर से सीमेंट बनाई जाती है, तो इसी चूना का उपयोग उन नालियों को बनाने में किया जाता था। और शोषण कूप होते थे, सोक पिट्स, यानी जो घर से कचरा निकल रहा है तो हर घर के पास में या ऐसे जैसे नाली है उससे कुछ दूरी पर शोषण कूप बनाए जाते ताकि पानी के साथ जो कचरा वगैरह आ रहा है वो उसमें गिर जाए और सिर्फ पानी बाहर निकल करके या आगे निकल करके चला जाए। तो ऐसी ये व्यवस्था रही होगी। तो इसमें नागरिकों के साथ ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि किसी न किसी प्रकार की नगरीय सरकार, यानी जैसे वर्तमान में हम स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ऐसा कोई ना कोई यूनिट उस समय रहा होगा जो इन सब चीज़ों को मैनेज करता रहा होगा, साथ ही इनकी देख रेख करता रहा होगा। जैसे वर्तमान में बड़े बड़े शहरों में नगर निगम या नगर पालिकाएं होती हैं, उनका काम होता है कि ये जो मतलब घरों के बाहर रोड किनारे नालियां हैं उनकी साफ सफाई करना और वहां से कचरा उठा कर ले जाना। तो ऐसा उस समय भी इस तरह की जब नालियां रही होंगी तो कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी इनको गवर्न करती रही होगी। अब हम अगला देखते हैं भवन निर्माण, यानी उस समय जो भवन बनाए जाते थे वो किस तरह से थे। तो सिंधुवासी भवन निर्माण में विशेष रूप से दक्ष थे, अर्थात बेहतर से बेहतर प्लानिंग करके फिर घर बनाया जाता था। जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, यहाँ से जो भवन हमें मिले हैं देखने को, तो उनके आधार पर कहा जा सकता है। ये देखिए इस सीन से आप देख सकते हैं कि किस तरह के वहाँ पे भवन रहे होंगे, और सिर्फ एक मंजिला नहीं, दो दो मंजिला भवन के अवशेष वहाँ से देखने को मिले हैं। अब ये साधारण भवन देखेंगे, भवन में तो ये मतलब जो आम आदमी होते थे उनके भवनों के बारे में बात की जा रही है कि वहाँ की जो आम जनता थी उनके पास किस तरह के भवन थे। तो कुछ लोगों के पास कच्चे मकान भी होते थे, कुछ लोगों के पास पक्के मकान भी होते थे। साथ ही मतलब जो भी मकान बनाए जाते थे तो वहाँ पे हवा है और प्रकाश है, इसके आगमन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि पर्याप्त वेंटिलेशन हो, जैसे कि वर्तमान में होता है। दो या दो से अधिक कमरे वाले मकान मिले हैं, यानी कुछ ऐसे मकान मिले हैं जिनमें एक दो कमरे होते थे, और कुछ ऐसे भी मकान हैं जिसमें दो से अधिक कमरे देखने को मिले हैं। मकान एक या दो मंजिला होते थे, मतलब कहीं कहीं एक मंजिला मकान के साक्ष्य मिले हैं तो कहीं कहीं दो मंजिला मकान के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे जैसे दरवाजे एवं खिड़कियाँ होती थी, जैसे वर्तमान में हम दरवाजे खिड़कियाँ अपने मकान में रूम्स में रखते हैं, ऐसे रोशनदान होते थे। और स्नानागार भी होते थे, बाथरूम्स जिसको बोलेंगे, और आंगन होता था, रसोई घर भी होता था जो जिसको किचन बोलते हैं। तो इस प्रकार इससे अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग वर्तमान में जिस तरह के घर हम बना रहे हैं वो घर हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन के लोगों ने अपने उपयोग के लिए बनाए थे। अब सड़क वगैरह देखेंगे तो जैसे एक फैक्ट कहा जाता है यहाँ के हाउस बिल्डिंग के बारे में कि ग्रिड पद्धति का उपयोग सिंधुवासी अपने मकान बनाने के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए करते हैं। ग्रिड पद्धति का मतलब कि
जो वहाँ की सड़कें थी वो एकदम स्ट्रेट थी, 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करती थी। जैसे एक सड़क ऐसे यहाँ से आ रही है, दूसरी एकदम ऐसे सीधे में 90 डिग्री में ऐसे कट कर रही है। और दरवाजे एवं खिड़कियाँ सामान्यतः जो मुख्य सड़क होती थी उस साइड नहीं बनाई जाती थी, कि जैसे कोई ऐसे आंधी वगैरह चल रही है तो जो सड़क की धूल है वो घर के अंदर ना आए, तो इसलिए मुख्य सड़क की ओर ये खिड़कियां दरवाजे नहीं रखे जाते थे। जो दूसरी सड़क होती थी जहाँ से आवागमन कम है, विशेष रूप से जो लोग हैं वहाँ के उस टाउन के या उस कॉलोनी में रहने वाले, उन्हीं लोगों का आवागमन होता था, उस साइड को ये जो खिड़कियां हैं दरवाजे हैं रखे जाते हैं। मोहनजोदड़ो में कुछ घरों से कुएं के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी जो ये मोहनजोदाड़ो नगर था तो यहाँ पे कुछ घरों से कुएं के साक्ष्य मिले हैं कि घर के अंदर ही कुआं होता था, जबकि ऐसे कोई भी साक्ष्य हमें हड़प्पा से नहीं मिले हैं। तो ये फैक्ट याद रखने चाहिए कि हमें जो कुएं के साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं, जबकि हड़प्पा से कुएं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हम अगला हेडिंग देखते हैं, सार्वजनिक एवं राजकीय भवन, यानी जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी और राजकीय भवन होते थे, जो उस समय पॉलिटिकल हेड हुआ करते थे या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हुआ करते थे व्यक्ति, उनके भवन किस तरह के थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की गढ़ी, यानी मोहनजोदड़ो में एक ऐसा ऊंचा स्थान था जो कि एक पहाड़ी थी, मतलब बहुत सारा मिट्टी पत्थर ये सब इकट्ठा करके ऐसे ऊंचा टीला बनाया गया था। फिर उसके उस टीले के ऊपर चबूतरे बनाए जाते थे और उन चबूतरों के ऊपर मकान बनाए जाते थे। ऐसा करने का एक उद्देश्य ये है कि बाढ़ है, क्योंकि ये नगर सिंधु नदी के किनारे थे, तो बाढ़ से रक्षा करने के लिए अधिकतर नगर जो सिंधु सिविलाइजेशन के मिले हैं वो उस समय पानी की सुविधा को ध्यान रख के लगभग नदियों के किनारे ही बसाए गए थे। तो जैसे कभी बरसात में बाढ़ वगैरह आती है तो उससे बचने के लिए लोग इस तरह ऊंचे टीले पर या चबूतरा बना करके घर बनाते हैं। जैसे वर्तमान में भी ऐसा होता है कि कोई जगह खाली है तो उसमें पहले मिट्टी भरवा दी जाती है, फिर उसके ऊपर मकान बनवाया जाता है, तो इससे बाढ़ है या पानी वगैरह ना आए, इस उद्देश्य से इनको बनाया जाता है। अब यहीं से मीनारें भी मिली हैं, और ये जो मैंने बताया पहले की गढ़ी के अंदर ऊंचे ऊंचे चबूतरे होते थे जिनमें मकान बनाए जाते थे। अब हम अगला देखते हैं कि अन्न भंडार, यानी गृह, जो अनाज होता था, खेती होती थी तो उससे बहुत सारा अनाज होता था, उसको रखने के लिए भवन या हाउस बनाए गए थे, जिनको जैसे वर्तमान में वेयर हाउस सरकार बनाती है, प्राइवेट भी वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर लोगों से अनाज खरीद करके वहाँ रखा जाता है कि कभी सूखा या ऐसी कोई आपदा आती है कि लोगों तक अनाज पहुँचाने की ज़रूरत है, तो सरकार लोगों तक स्टोर किए हुए अनाज को पहुँचा सके। और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से ये अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर ये इस तरह के अन्नागार वेयर हाउस बनाए जाते थे। मोहनजोदाड़ो में सार्वजनिक भोजनालय के अवशेष भी मिले हैं। सार्वजनिक भोजनालय यानी जैसे वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर खाना खाया करते थे, जैसे वर्तमान में मतलब ऐसे काफ़ी जगह होते, शादी विवाह होते हैं तो कोई ऐसा मकान टाइप का या जो मैरिज हाउस होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकट्ठा होकर लोग खाना पीना करते हैं, तो ऐसे ही साक्ष्य हमें मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। सार्वजनिक स्नानागार, जो कि मोहनजोदाड़ो का महत्वपूर्ण स्मारक था, इसकी जो कला अर्थात यहाँ से जो बनाने के लिए स्टाइल यूज की गई है उसके बारे में बहुत ही सरप्राइजिंग स्टेटमेंट मार्शल, जो कि एक पुरातत्ववेत्ता है, उन्होंने इस स्मारक को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है कि ये मतलब देख करके सरप्राइजिंग स्मारक है। आश्चर्य होता है कि किस तरह से इसको बनाया गया है कि आज भी उसके अवशेष
विद्यमान है। आज भी ये देखिए, ये वहीं का बात है, ग्रेट बात है। तो आज भी लगभग 4,500 साल होने के बाद भी ये इस अवस्था में है। तो इससे साबित होता है कि जो निर्माण करने वाले लोग थे ये विशेष रूप से दक्ष थे, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, तभी जा कर के उन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे स्मारक बनाने में सफल हुए। अब एक और अगला टॉपिक देखते हैं कि सिंधु वासी थे तो क्या इनके विदेशों से संबंध थे, अर्थात विदेशों में इनका आवागमन रहा होगा। तो बिल्कुल, चूंकि जो सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो वहाँ से सिंधु सभ्यता की अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ पे आते रहे होंगे, या हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से जाते रहे होंगे। और चूंकि सिंधु सभ्यता को एक व्यापार प्रधान सभ्यता माना जाता है कि यहाँ के लोग जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करते थे तो वो सबसे ज़्यादा था व्यापार, कि विदेशों के साथ या अपने ही अन्य शहरों में व्यापार करना। तो यहाँ पे भी इसके संबंध में मार्शल का एक स्टेटमेंट है कि सिंधु सभ्यता के विषय में हुए नवीन शोध कार्यों से यह संभावना प्रतीत होती है कि भारत पहले सुमेर सभ्यता और बाद में पश्चिम एशिया की जो अन्य सभ्यताएं हैं उनका स्रोत रहा है। अर्थात हमारी जो सिंधु सिविलाइजेशन है उससे ही प्रभावित होकर जो सुमेरियन की सभ्यता है और पश्चिम एशिया की अन्य सभ्यताएं हैं उनका उदय हुआ, क्योंकि ये सभ्यताएं काफ़ी हद तक सिंधु सिविलाइजेशन में प्रचलित टेक्नोलॉजी, साइंस का उपयोग किया है। वहाँ की जो मोहरें हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं और भी जो वहाँ से अवशेष प्राप्त हुए, उनसे ऐसा साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो सुमेरियन सभ्यता थी या पश्चिम एशिया की अन्य सिविलाइजेशन थी तो वो सिंधु सिविलाइजेशन से प्रभावित रही हैं। सिंधु सिविलाइजेशन के टाइम पर जो सिंधुवासी थे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क उत्तर पश्चिम में ही रहा। जो उत्तर पश्चिम में जैसे कि मेसोपोटामिया यानी ईरान है, इराक है और मिस्र है, यहाँ से। और इस समय की सभ्यता का जो दक्षिण पूर्वी भारत के साइड कंट्रीज हैं जैसे कि ये कंबोडिया, वियतनाम है, तो इनके साथ कोई भी संबंध नहीं रहा है, ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अर्थात सिंधुवासी अधिकतर पश्चिम एशिया के साथ ही व्यापार करते थे। दक्षिण पूर्वी भाग में या उस समय जो यहाँ का क्षेत्र था, इनके साथ कोई व्यापार था सिंधुवासियों का, ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। तो अपन कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो विदेशों से संबंध उनके थे और वहाँ पर वो व्यापार करने जाते थे, या वहाँ के लोग सिंधु सभ्यता के नगरों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लेकर आते थे। अब हम और एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं कि ये सिंधु सभ्यता और इसके बाद जब सिंधु सभ्यता का लगभग 1500 बीसीई में डिक्लाइन हो जाता है तो जो वैदिक सभ्यता जो कि आर्यों के द्वारा विकसित की जाती है, तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या था? क्या सिंधु सभ्यता का अपडेटेड फॉर्म थी वैदिक सिविलाइजेशन, या वैदिक सिविलाइजेशन को जीरो से अपनी स्टार्टिंग करनी पड़ी? सिंधु सभ्यता जितनी विकसित थी वहाँ से आगे नहीं बढ़ी, बल्कि वो फिर जीरो से उन्होंने शुरुआत की। तो देखते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, तो कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता में देखा जाए तो जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, अर्थात यहाँ पे सिटी का अस्तित्व था, बहुत सारे शहर थे। लेकिन वैदिक सभ्यता में देखा जाए तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, अर्थात जैसे कि वर्तमान में हमारे गांव हैं, अनप्लान्ड तरीके से बसे होते हैं और बहुत ही मतलब सिटी से अलग होते हैं, तो इस तरह ये वैदिक सभ्यता थी। इसका जो टाइम है वो आज से 5000 वर्ष
माना जाता है, और ये जो अस्तित्व में आई वैदिक सिविलाइजेशन, इसको 3000 वर्ष माना जाता है। सिंधुवासी थे, उनका रंग काला था, ब्लैक था, और जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उनका रंग गोरा था। और यहाँ जो पॉलिटिकल फॉर्म था सिंधु सिविलाइजेशन में, वो गणतंत्रात्मक था, और वैदिक सिविलाइजेशन में राजतंत्रात्मक था। सिंधुवासी घोड़े और ये जो लोहा है इसके उपयोग से अपरिचित थे, जबकि ये जो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग हैं ये घोड़ा से और लोहे का उपयोग करते थे, यानी इससे परिचित थे। व्यापार में देखा जाए तो जो सिंधु सिविलाइजेशन के लोग थे इनके व्यापारिक संबंध थे विदेशों से, लेकिन जो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग थे इनके व्यापारिक संबंध विदेशों से थे, ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगला देखें तो जो सिंधुवासी थे उनके पास अपनी लेखन कला थी, अपनी स्क्रिप्ट थी। हालांकि ये स्क्रिप्ट आज भी नहीं पढ़ी जा सकी। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मतलब हम आज इतने दक्ष हो गए हैं, हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी सब कुछ है, पर हम अपनी फर्स्ट सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा जो स्क्रिप्ट विकसित की गई थी उसको आज भी हम नहीं पढ़ पाए हैं। और इसमें देखा जाए वैदिक सिविलाइजेशन में तो लेखन कला का अभाव था, अर्थात इनके पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी। सिंधु सिविलाइजेशन में प्रमुख पशु देखा जाए तो सांड था, और वैदिक सिविलाइजेशन में प्रमुख पशु गाय थी। तो इस तरह हमने सिंधु सिविलाइजेशन के साइंस, टेक्नोलॉजी और टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग आर्ट और इंटरनेशनल रिलेशंस, साथ ही जो सिंधु सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में डिफरेंस था उसके बारे में हमने डिटेल से और संक्षिप्त नोट्स के माध्यम से सीखा। हमें विश्वास है कि ये वीडियो हमारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहे होंगे, और ऐसी सीरीज़ को हम अनवरत रूप से जारी रखेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।